तो लास्ट लेक्चर में हमने जो है फॉर्मूले जो देखे थे वो फॉर्मूले पे अपने क्या लेना है अभी, न्यूमेरिकल्स लेना है ना। कितने फॉर्मूले थे एक दफा देख लो। वर्ग का फॉर्मूला क्या था, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। इसको मॉडिफाइड करे थे अपन ने, पीवी को एनआरटी के फॉर्म में लिखे थे, डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एनआरटी। ये फॉर्मूला हमने बनाए थे कल, है ना। नेक्स्ट जो अपना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या था, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस में डब्ल्यू, है ना। और ये वर्क की जगह पे हम ये भी रख सकते हैं और ये भी रख सकते हैं, क्योंकि वर्क के हमारे पास कितने फॉर्मूले, दो फॉर्मूले। तो वर्क की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, डेल्टा एनआरटी भी रख सकते हैं या फिर माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी भी हम रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखे थे इंथैल्पी का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस में पी डेल्टा वी, है ना। अब इसी को अपन ने थोड़ा सा क्या कर रहे थे, मॉडिफाई करे। तो यहाँ पर पीवी को क्या में कन्वर्ट कर दिए थे अपन ने, एनआरटी में। तो यहाँ पर इसकी जगह क्या आ जाएगा, डेल्टा एनआरटी। तो ये 4-5 फॉर्मूले जो है हमारे इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इसके में देखो पी डेल्टा वी क्या रहता, वर्क रहता, है ना। तो हमें पता है अगर माइनस इधर लगा दिए तो यहाँ पी डेल्टा वी की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, माइनस डब्ल्यू रख सकते हैं। यानी कि यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं, माइनस डब्ल्यू, और यहाँ भी क्या रख सकते हैं हम, माइनस डब्ल्यू, ठीक है। तो इतने फॉर्मूले क्या रखो भाई, याद रखो। अब इसी फॉर्मूले के ऊपर हमारे न्यूमेरिकल्स क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो। इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन, कोई एक रिएक्शन है, 2 किलो जूल ऑफ हीट इज रिलीज बाय द सिस्टम। सिस्टम से हीट निकल गई, कितनी हीट निकल गई, 2 किलो जूल की हीट निकल गई। यानी कि जो गिवन है उसके अंदर क्या दिया हुआ है, क्यू दिया है, कितना, 2 किलो जूल। इसने कहा हीट रिलीज हो रही है, मतलब कि हीट जा रही है। हीट जा रही है तो पॉजिटिव या निगेटिव, नेगेटिव, यानी कि यहाँ पर -2 किलो जूल आना चाहिए, है ना। आगे क्या कह रहा है देखो, बाय द सिस्टम एंड 6 किलो जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। सिस्टम पे वर्क कितना कर दिए, 6 किलो जूल का, मतलब पिस्टन को दबा दिए। तो वर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी कि वर्क कितना है हमारे पास, प्लस का 6 किलो जूल। आगे क्या कह रहा है, डिटरमाइन डेल्टा एच डेल्टा यू, दो चीजें निकालना है। एक हमें क्या निकालना है, डेल्टा एच निकालना है, दूसरा हमें क्या निकालना है, डेल्टा यू निकालना है। पहले डेल्टा यू निकाल लेंगे, उसका फॉर्मूला है हमारे पास, क्या है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस में डब्ल्यू, है ना। क्यू कितना है, माइनस का 2, प्लस डब्ल्यू कितना है, 6 है। तो कितना आंसर आया, 4 किलो जूल, मतलब के डेल्टा यू आ गया 4 किलो जूल, एकदम आसानी से। दोनों भी किलो जूल में, तो आंसर भी कहने आएगा किलो जूल। अब नेक्स्ट क्या निकालने के लिए कहा इसने, डेल्टा एच। अब ऐसा फॉर्मूला सोचो जिसमें डेल्टा एच डेल्टा यू दोनों आना है कि नहीं, हमारे पास है फॉर्मूला, डेल्टा एच इक्वल है डेल्टा यू प्लस में डेल्टा एन आर टी। इसके बजाय अगर ये भी लिखे तो कोई मसला नहीं, पी डेल्टा वी। तो भी फॉर्मूले हम लगा सकते हैं, कौन सा यूज करना है, पहले वाला या दूसरे वाला। ये फॉर्मूला ये हम यूज करेंगे, या फिर हम जो है डेल्टा एनआरटी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा भी लगाओ। फिर वॉल्यूम दिया नहीं, प्रेशर दिया नहीं, हाँ वर्क दिया, लेकिन क्योंकि अभी मैंने बताया इसको कन्वर्ट किस में कर सकते हैं अपन, वर्क में कर सकते हैं ना। तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस का डब्ल्यू लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो बस फॉर्मूले पुट करो, डेल्टा यू कितना मिला 4, माइनस डब्ल्यू कितना है, वर्क 6 किलो जूल है, आंसर कितना आ गया, माइनस के 2। तो डेल्टा एच कितना आया अपने पास, माइनस के 2 किलो जूल। समझ में आ गया, ठीक है, बस हो गया। कुछ मुश्किल इसमें जी, कहाँ पर प्लस ना, छोटा कौन है, 2 है, जो छोटा है, जो बड़ा है उसकी साइन लगती है। सिंपल को क्वेश्चन था, कुछ पूछना चाह रहे। नेक्स्ट क्या करें, कैलकुलेट द वर्क, क्या निकालो, वर्क निकालो। यानी कि हमें लिखकर दे रहा है कि भाई वर्क आपको पता करना है। ऑक्सीडेशन ऑफ 4 मोल ऑफ SO2, 4 मोल SO2 का क्या करना है आपको, ऑक्सीडेशन करना है, उसका वर्क निकालना है, ठीक है। टेम्परेचर कितना दिया, 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि टेम्परेचर हमारे पास है 25 डिग्री सेल्सियस। तो उसको कन्वर्ट कर देते किसमें, केल्विन में। तो 25 प्लस में 273, आंसर आ जाएगा 298 केल्विन। ये आ गया टेम्परेचर। आगे क्या कर रहे हैं देखो, आर की वैल्यू दिया, क्या दिया,
8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, यानी कि आर भी दिया है हमें 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। आगे देखो, स्टेट वेदर वर्क इज डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम, ये भी बताओ कि सिस्टम पर वर्क हुआ या सिस्टम ने वर्क किया, है ना। तो सिस्टम पे वर्क हुआ तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। और सिस्टम ने वर्क किया, सिस्टम से वर्क हुआ तो आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। समझ में आ रहा? ये तो निकाल ले सकते इजीली। तो अब वो वर्क निकालेंगे तो वर्क का हमारे पास फॉर्मूले है। पहला फॉर्मूला माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, है ना। दूसरा फॉर्मूला माइनस डेल्टा एन आर टी, है कि नहीं। तीसरा फॉर्मूला माइनस 2.303 एन आर टी लॉग बेस 10 V2 अपॉन V1, है कि नहीं। इतने हमारे पास फॉर्मूले, लेकिन हमें सिंपल सा पता है गैसियस स्टेट की बात कर, रिएक्शन दे दिया, रिएक्शन दिया तो कौन सा फॉर्मूला लेते हैं? दरमियान वाला फॉर्मूला। प्रेशर वॉल्यूम वाला फॉर्मूला यूज करेंगे क्या? नहीं, वॉल्यूम वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, ये यूज करेंगे। हाँ तो निकालेंगे ना, थोड़ा सब्र है, थोड़ा सब्र। कितने दिया? डेल्टा एन कितना लो बताओ? डेल्टा एन की वैल्यू कितनी? हाँ वो बोलो कितनी, थोड़ा सब्र रखो। चल देखो इधर, तो ठीक है। तो अब हमें वर्क निकालना है। वर्क का फॉर्मूला हमारे पास माइनस के डेल्टा एन आर टी, ठीक है। अब हमारे पास क्या क्या है देखो, टी दिया हुआ है, यस टी दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, यस दिया हुआ है। डेल्टा एन हमें निकालना पड़ेगा। अगर डेल्टा एन निकाल के यहाँ पर हम पुट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? वर्क मिल जाएगा। समझ में आ रहा? सिर्फ और सिर्फ यहाँ क्या रखना है, अभी हमें डेल्टा एन की वैल्यू पता करनी है, ठीक है। तो डेल्टा एन की वैल्यू पता करनी है तो रिएक्शन से पता हो जाती है ना। डेल्टा एन क्या रहता? डेल्टा एन हमारे पास रहता N2 माइनस N1, है ना। N2 मतलब के फाइनल मोल, N1 मतलब के इनिशियल मोल। अच्छा ये किसके देखते? सिर्फ और सिर्फ गैस के देखते, लिक्विड के नहीं देखते। तो फाइनल मोल कितने हैं? 2 है, तो यहाँ 2। इनिशियल मोल कितने हैं? 2 और 1 3 है। आंसर कितना आएगा? -1। तो डेल्टा एन अगर -1 आया तो गलत हो जाता। फिर गलत इसलिए होता, रिएक्शन देने से पहले उन्हें ऊपर लिखा 4 मोल का ऑक्सीडेशन करो, और रिएक्शन कितने मोल के लिए दिया उसने? 2 मोल के लिए दिया। समझ में आ रहा ना? वर्क कितने मोल का निकालना है? 4 मोल का वर्क निकालना है। रिएक्शन कितने मोल की दे रखा है उसने? 2 मोल की दे रखा है। आप 2 मोल के हिसाब से निकाल लिए यहाँ पर, तो मसला हो गया। तो आपको क्या करना पड़ेगा? रिएक्शन को पहले 4 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 4 मोल SO2 है, यहाँ SO2 कितने मोल है? 2 को मुझे 4 करना है तो कितने से मल्टीप्लाई करूंगा? 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितने मोल हो जाएंगे? 4 मोल हो जाएंगे। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, पहले थ्योरी में लिखेंगे, टू कैलकुलेट वर्क ऑफ 4 मोल SO2, क्या करना पड़ेगा हमें? मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय 2। 2 से इक्वेशन क्या करो? मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा? 2 2 4 SO2 क्या है? ये गैस, प्लस में 2 1 2 O2 क्या है? गैस, कन्वर्ट हो गया। 2 2 4 SO3 क्या है? ये गैस। अब निकालो डेल्टा एन। डेल्टा एन क्या रहता? N2 माइनस N, फाइनल मोल माइनस के इनिशियल मोल। चलो अब फाइनल मोल कितने हैं? तो डेल्टा एन इक्वल है, यहाँ देखो 4 है, यानी N2 की वैल्यू कितनी है अपने पास? 4 माइनस इनिशियल मोल देखो यहाँ पर 4 + 2 कितना आ गया? 6, यानी इनिशियल मोल कितने हैं? 6 है। आंसर आया -2। पहले आंसर -1 आया था अपना, है कि नहीं? तो -1 के हिसाब से रखे तो क्या हो गया था? पूरा रॉन्ग हो गया। तो यहाँ हमें क्या मिला? डेल्टा एन -2 मिला। अब वर्क के फॉर्मूले में रखना है, वैल्यू पुट करना है, आंसर आ जाएगा। वर्क का फॉर्मूला क्या है? माइनस डेल्टा एन आर टी। माइनस डेल्टा एन कितना है? -2। आर कितना है? 8.314। टेम्परेचर कितना है? 298 केल्विन। चलो माइनस माइनस प्लस, तो 2 4 8 2 1 2 2 3 6 8 2 16 पॉइंट कितने के बाद? 3 के बाद, इनटू में 298। तो ये वर्क हमें मिला। अब दोनों का मल्टीप्लाई करके लिख देना, ठीक है। कहाँ एक एक से मैं मल्टीप्लाई करते बैठूं? समझ गए? दोनों का मल्टीप्लाई करके क्या करना? आंसर
लिख देना, अगर निकालना ही आंसर तो लिख देंगे मल्टीप्लाई करके। कितना है भाई 16.628 इंटू 298। तो आंसर हमें मिला है यहाँ पर 4955.144। ये वर्ग जो हमें मिला है, आर की वैल्यू क्या में थी, जूल में थी, तो ये वर्ग भी क्या में मिला, जूल में मिला, है ना। तो ये वर्ग है जूल। किलो जूल करना है तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 1000 से, तो ये ही आपका वर्ग हो जाएगा 1 2 3 4.95 किलो जूल। ठीक है, ये वर्ग मिला किलो जूल। अब वर्क पॉजिटिव है या निगेटिव, आंसर वैल्यू क्या में पॉजिटिव है, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम है या बाय द सिस्टम है, ऑन द सिस्टम है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्योंकि अपना वर्क इज पॉजिटिव, हेंस इस वजह से हम कह सकते हैं वर्क इज डन, वर्क हुआ है ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम, सिस्टम पे क्या हुआ है, वर्क। समझ में आया, कुछ मुश्किल इसके अंदर, एकदम आसान छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं। ओके, 2 मार्क्स के लिए आ जाता हूँ न्यूमेरिकल। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, इंथैल्पी ऑफ अ इंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए इंथैल्पी का चेंज इज है, कितना है, -620 है। मतलब कि जो गिवन है वो असल में है डेल्टा एच, कितना है -620 जूल। ठीक है, when 100 ml of ethylene and 100 ml of H2 react at 1 bar pressure। क्या कह रहा है इन्हें कि 100 ml इथिलीन के 100 ml H2 के 100 ml दोनों रिएक्शन करेगा। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है उन्हें, 100 ml इथिलीन और 100 ml H2 रिएक्ट किए, मतलब कि इसके 100 ml इसके 100 ml क्या करेंगे, रिएक्ट करे एट 1 बार प्रेशर। प्रेशर कितना था उस टाइम, 1 बार, यानी कि प्रेशर कितना दे दिया उसने अपने को, 1 बार प्रेशर दिया। अच्छा, कैलकुलेट द प्रेशर वॉल्यूम टाइप वर्क। वर्क निकालो कौन सा, प्रेशर वॉल्यूम वाला वर्क, मतलब कि पीवी वर्क। पीवी वर्क कौन सा फॉर्मूला है, -P एक्सटर्नल डेल्टा V, यही फॉर्मूला पीवी वर्क का। तो अपने पास P तो दे दिया, V भी दे दिया। अब आप खुद सोचो, अभी मैंने बताया था रिएक्शन में, देखो इसका 1 मोल रिएक्शन करे तो बने कितने मोल, 1 ही मोल। यानी कि अगर इसका 100 ml लिए, इसका 100 ml लिए, कितने ml बनेगा, 100 ml बनेगा। यानी कि इनिशियल वॉल्यूम कितना है इसका, इनिशियल वॉल्यूम है 200 ml, और फाइनल वॉल्यूम कितना है इसका 100 ml। 100 ml को कन्वर्ट कर दिए तो कितना होगा, 0.2 डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा, और ये 0.1 डेसीमीटर क्यूब। V1 V2 दे दिया, समझ में आया। ठीक है, चलो प्रेशर है, V1 है, V2 है, तो वर्क निकाल सकते हैं हम। वर्क क्या कर सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं। वर्क निकल गया तो क्या निकाल सकते हैं, डेल्टा यू निकाल सकते है कि नहीं, क्योंकि डेल्टा यू के, अच्छा डेल्टा यू के 2 फॉर्मूले अपने पास। पहला फॉर्मूला है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस में डब्ल्यू, दूसरा फॉर्मूला है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस में पी डेल्टा वी। कौन से फॉर्मूले से यू निकालेंगे, नीचे वाले फॉर्मूले से निकालेंगे, क्योंकि इसने क्या दिया हमें, डेल्टा एच दिया, और ये असल में क्या है, वर्क है। वर्क भी हमने निकाल लिए, डेल्टा एच भी दे दिया, तो क्या निकल जाएगा, डेल्टा यू। ऊपर वाले फॉर्मूले से निकाल सकते क्या, नहीं, क्योंकि अपने पास क्या नहीं दिया वाली, हीट दी वाली नहीं। बात समझ में आया। ठीक है, एकदम सिंपल है, देखो कैसा करेंगे। तो W इज इक्वल टू -P एक्सटर्नल, इसको डायरेक्ट रख दो क्या, V2 -V1। चलो एक्सटर्नल प्रेशर कितना है, 1 है। फाइनल वॉल्यूम कितना है अपने पास, V2 0.1, ठीक। और इनिशियल वॉल्यूम कितना है इसका, 0.2। तो 0.1 में से 0.2, तो क्या बच गया, माइनस के 0.1 बचा, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। W क्या आया, 0.1, W क्या है, 0.1। ये क्या में है, बार डेसीमीटर क्यूब में है। बार डेसीमीटर क्यूब को क्या में कन्वर्ट करेंगे, जूल में, तो कितने से मल्टीप्लाई करते, 100 से। तो यहाँ पे वर्क क्या आ जाएगा अपना, 0.1 इंटू में 100 आ जाएगा, मतलब वर्क आ गया 10 जूल। क्या में आ गया वर्क, 10 जूल। समझ में आया। 0.1 को मल्टीप्लाई करें कितने से, 100 से, तो कितने जूल बन गया, 10 जूल। वर्क मिल गया, क्या निकालेंगे, डेल्टा
एच निकालेंगे, दिया हुआ है डेल्टा यू निकालना है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू माइनस प्लस में पी डेल्टा बी। इसी को क्या कर सकते हैं हम, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू माइनस के डब्ल्यू हम ले सकते हैं। तो डेल्टा एच कितना है 620 माइनस 620, वर्क कितना है अपने पास 10 है, माइनस का 10 इधर आके प्लस का 10, तो 620 में से 10 निकालो कितना आया, डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस के 610 आ जाएगा जूल। समझ में आया, कुछ मुश्किल हो गई है, बेसिक न्यूमेरिकल थे पूरे इसमें खत्म, ठीक है। तो अब थ्योरेटिकल पोर्शन है, अब कुछ देखो, जैसे कि इंथैल्पी ऑफ डेफिनेशंस है, इनमें से डेफिनेशन आ भी सकते एग्जाम में, ठीक है, बेसिक है लेकिन बेसिक बोल के छोड़ नहीं सकते, समझ रहे हो। केमिस्ट्री के अंदर फिजिक्स हो बायो हो, तीनों भी सब्जेक्ट में आप क्या करो, कोई भी एक 7 से 8 चैप्टर एटलीस्ट हाफ सिलेबस आपका ऐसा होना चाहिए कंप्लीट आपको आए, एक मार्क भी ना छूटे। आप इजी समझ के भी नहीं छोड़ना, उसमें हार्ड समझ के भी उसको, समझ रहे ना, 8 चैप्टर परफेक्ट करो, फिर बाकी के चैप्टर में क्या करो आप लोग, इम्पोर्टेंट, समझ रहे। अगर चैप्टर में तुम ये समझ के छोड़ दिए कि इजी है, तो समझ लो 7 में से 1-2 नंबर ही चलेगा, तो छोड़ना ही नहीं, कुछ भी नहीं छोड़ना है चैप्टर्स के अंदर, ओके। तो देखो इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन मतलब कि क्या, पिघलाना, फ्यूजन मतलब पिघलना। इसकी डेफिनेशन सिंपल है, जब एक मोल सॉलिड को क्या में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में कन्वर्ट होता है, जो इंथैल्पी का चेंज आता उसे ही हम क्या कहते हैं, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कहते हैं। समझ में आ रही बात। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, द चेंज इन इंथैल्पी, इंथैल्पी का चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, जब 1 मोल सॉलिड क्या में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, उसे हम इंथैल्पी ऑफ क्या कहते हैं, फ्यूजन कहते हैं, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। अब इसकी डेफिनेशन मैं सिर्फ समझा दूंगा, आप लिखाते बैठेंगे तो बहुत हो जाएगा, ठीक है। इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन मतलब कोई 1 मोल सॉलिड है, 1 मोल क्या है, कोई सॉलिड है, उसे हमें क्या में कन्वर्ट करना है, लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो जो इंथैल्पी का चेंज आएगा उसे ही हम क्या कहेंगे, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, उसे हम इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। समझ में आई बात। अच्छा, अब ये 1 मोल अगर लिक्विड है, 1 मोल अगर हमारे पास क्या है, लिक्विड है, इस 1 मोल लिक्विड को कन्वर्ट करना है किसमें, मुझे वेपर के अंदर, इस 1 मोल लिक्विड को कन्वर्ट करना है वेपर में, तो जो इंथैल्पी का चेंज आएगा उसे हम क्या कहेंगे, इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। समझ में आया। फ्यूजन मतलब 1 मोल सॉलिड को में कन्वर्ट करना लिक्विड, वेपोराइजेशन मतलब 1 मोल लिक्विड को में कन्वर्ट करना वेपर, ठीक है। तो ये बीकर में हमने बर्फ का टुकड़ा लिए थे सॉलिड, 1 मोल गर्म करें, क्या में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, तो ये क्या कहलाया, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। क्या कहलाया, फ्यूजन। ये 1 मोल जो है लिक्विड था, आपने इसको क्या करें, गर्म करें, इन्हें क्या में कन्वर्ट हो गया, वेपर में, ये कहलाया इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। दोनों समझ गए, सिंपल है। नेक्स्ट देखो, अब रहता सब्लिमेशन, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। ये कौन सा था, फ्यूजन, ये क्या था, वेपोराइजेशन। अब नेक्स्ट क्या है, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन मतलब 1 मोल सॉलिड को डायरेक्टली कन्वर्ट कर रहे किसके अंदर, वेपर। 1 मोल सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर रहे, 1 मोल सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर रहे, सॉलिड को डायरेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं वेपर में, तो इसे क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। समझ में आ रही बात। 1 मोल सॉलिड को आपने डायरेक्टली कन्वर्ट कर रहे किसके अंदर, वेपर में, तो ये क्या कहलाएगा, सब्लिमेशन, ठीक है, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। डेफिनेशन सिंपल है, when 1 mole of solid is converted into vapor is called as enthalpy of sublimation। कुछ मुश्किल आपको। अब ये जनरली कहाँ देखते हैं, ड्राई आइस के अंदर, है ना। जो ड्राई आइस रहती, ड्राई आइस असल में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है जो हम रिलीज कर रहे हैं, इसी गैस को जो टैंक में जमा करके उसको ठंडा करते 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 ठंडा करके उसको क्या में कन्वर्ट कर देते, बर्फ में कन्वर्ट कर देते, आइस बन गई उसकी। अब उस आइस को अगर अपन ने उस बॉटल में से अगर बाहर निकाले, तो ये बर्फ के लिए, इस आइस के लिए बाहर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। कैसा है, बहुत ज्यादा। इस वजह से जो ड्राई आइस है इन्हें लिक्विड में कन्वर्ट होती है, इन्हें डायरेक्टली क्या में कन्वर्ट होती है, वेपर में कन्वर्ट होती है। समझ में आ रहा है। एक्सपेरिमेंट भी देखे होंगे ड्राई आइस के आपने, ऐसा पैकेट से निकाले, डायरेक्टली क्या निकलते, उसके वेपर्स निकल रहे। क्या निकल रहे, वेपर। यही क्या है, सब्लिमेशन। यही क्या है, सब्लिमेशन। तो 1 मोल सॉलिड कन्वर्ट कर दिए वेपर में, तो इसे क्या कहते हैं, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन कहते हैं। कुछ मुश्किल।
आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी सभी को पता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी है ना, आयन में कन्वर्ट करने की एंथैल्पी है ना। कोई एक मोल गैसियस सब्सटेंस है या गैसियस एलिमेंट है, कोई एक मोल गैसियस एलिमेंट है, उस गैसियस एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी देते हैं हम उसे हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, या फिर जो एनर्जी का चेंज आता है उसे क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। समझ में आ रहा? देखो जैसे कि हमारे पास सोडियम क्या है, सोडियम है, हमने इसको गर्म किया तो सोडियम ने अपने में से क्या निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। सोडियम था हमारा, सोडियम को हमने क्या करे, डब्बे में लिए, सोडियम के टुकड़े ले लिए, डब्बे में टुकड़े लेके हमने क्या करे, इसको गर्म करे तो इन्होंने अपने में से क्या निकाला, एक इलेक्ट्रॉन निकाला। तो इसे हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी नहीं बोलेंगे, समझे? क्यों नहीं बोलेंगे? डेफिनेशन क्या है, गैसियस एलिमेंट होना चाहिए। यहाँ सोडियम क्या है, सॉलिड है, अगर इसको गर्म करेंगे तो सोडियम पहले क्या बनेगा, लिक्विड बनेगा। क्या बनेगा, लिक्विड बनेगा। सॉलिड से क्या बना, लिक्विड बना। सॉलिड से लिक्विड बना तो कौन सी एंथैल्पी थी, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। फिर हमने इसको क्या किया, गर्म किया तो इन्हें लिक्विड से क्या बनेगा, वेपर बनेगा। कौन सी एंथैल्पी थी, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। अब ये वेपर बना, इसको हम जब और गर्म करेंगे, अब इसको और गर्म करेंगे तब इन्हें अपने में से क्या निकालेगा, इलेक्ट्रॉन निकालेगा, तब तक इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेगा। तो ये जो एंथैल्पी है इसे हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी देंगे। ये दो है क्या, समझे? ऐसी रिएक्शन दी वाली है, सोडियम सॉलिड था, यहाँ पर सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन निकाला और यहाँ पर ये गैस है, तो ये जो है एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन नहीं है। समझ में ये बात? डेफिनेशन याद रखो, चेंज इन एंथैल्पी व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव, जब एक इलेक्ट्रॉन क्या करते, रिमूव करते फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। कहां से रिमूव करते, एकदम बाहर के शेल से रिमूव करते, ऑफ द गैसियस एलिमेंट, गैसियस एलिमेंट के, किसके, गैसियस एलिमेंट के। यानी कि पहली कंडीशन वो कौन सी स्टेट में होना, गैसियस स्टेट होना। दूसरी कंडीशन क्या है, 1 मोल होना, एक ही होना, एक से ज्यादा होना क्या नहीं होना, दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या है, बाहर का इलेक्ट्रॉन रिमूव करना। जैसे कि सोडियम पीरियोडिक टेबल में कितने पे है, 11 पे है, तो बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, पहले में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, बाद में कितने इलेक्ट्रॉन, 8, बाद में कितने इलेक्ट्रॉन, 1। ये एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। कौन सा इलेक्ट्रॉन निकालना है, ये एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो किसी भी गैसियस एटम के आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एंथैल्पी का चेंज आता, मतलब जो अपन हीट इसको दे रहे हैं उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा, तो जो उसमें एंथैल्पी में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा, उसी को हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। समझ में आयोनाइजेशन एंथैल्पी आया कि नहीं आया? नहीं आया? सबको आ गया? ठीक है, तो इसको आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। वही इलेक्ट्रॉन वापस डाल रहे, इलेक्ट्रॉन गेन निकाल, क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन निकाल। अब देखो, अब ये पॉजिटिव निगेटिव साइन कन्वेंशन में जाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अपना जो है 11 के चैप्टर नहीं चल रहे, ठीक है, और ये एग्जाम में आता है। फिलहाल एक मोटा मोटा देखो, कभी पॉजिटिव रहता कभी निगेटिव, लेकिन याद रखो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो रहेगी वो ऑलवेज क्या रहेगी, पॉजिटिव। ऑलवेज क्या रहेगी, पॉजिटिव। किसी में से भी एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आपको हमेशा उसको गर्म करना पड़ेगा, बिना हीट दिए उन्हें इलेक्ट्रॉन निकालने वाला नहीं है। वापस इलेक्ट्रॉन देना है तो हीट क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ये बीकर में तुमने सोडियम के टुकड़े डाल के गर्म कर रहे थे, गर्म करे तो इन्हें क्या में कन्वर्ट हो गया था, लिक्विड में। आपने और गर्म करे, इन्हें क्या में कन्वर्ट हुआ, वेपर में। आपने और गर्म करे, आपने और यहाँ पर क्या करे, गर्म करे, तो फिर इसने अपने में से क्या निकाला, एक इलेक्ट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऑलवेज क्या देना पड़ रहा, एनर्जी देना पड़ रहा, तो ये क्या रहेगी, पॉजिटिव। अच्छा, वही इलेक्ट्रॉन मुझे वापस देना है तो यहाँ टेम्परेचर देना बंद करना पड़ेगा, हीट देना क्या कर दिए, बंद कर दिए। हीट देना बंद कर दिए, जैसे इसका टेम्परेचर कम होगा वापस इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा, ऐड हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या कर रहे, हीट दे रहे, तो वापस डालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही हीट क्या करना पड़ेगा, निकाल लेना पड़ेगा। यानी कि इन्हें अपने में से अगर क्या रिलीज करेंगे,
एनर्जी रिलीज करेगा तो वापस इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, निगेटिव। क्या होती है, निगेटिव। यानी इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो यहाँ से क्या निकालना जरूरी है, थोड़ी सी एनर्जी निकालना क्या है, जरूरी। अब जरूरी नहीं कि ऑलवेज निगेटिव, कुछ केसेस में पॉजिटिव भी रहती है। समझ में आ रही बात। जब उन्हें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना नहीं चाह रहा, आप जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन देना चाह रहे उसको। अब इस केस में कैसी है, पॉजिटिव। अब जबरदस्ती अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो क्या करना पड़ेगा, उसको एनर्जी देना पड़ेगा। अब ये कोई ऑर्बिट है, इसमें आपको एक इलेक्ट्रॉन भेजना है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन भेजना है, उन्हें इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाह रहा, आप जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हो, दे रहे हो। तो फिर यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी बढ़ानी पड़ेगी कि उन्हें वहां जाके फंस के यहाँ पर रोटेशन परफॉर्म करे। समझ में आ रहा। तो इस केस में इलेक्ट्रॉन देना पड़ रहा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, अब चलो केसेस में मत जाओ, फिलहाल दो डेफिनेशन याद रखो। किसी भी गैसेस एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो उसे क्या कहेंगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहेंगे। वही किसी भी गैसेस एलिमेंट के या फिर आयन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन आप क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, उसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहेंगे। समझ में ये बात। आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑलवेज क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव भी हो सकती, नेगेटिव भी हो सकती, ये डिपेंड करता है एटम टू एटम चेंज होता है। समझ में आ रही बात। ठीक है, कुछ मुश्किल दोनों के अंदर समझ में आया। नेक्स्ट है देखो ऑटोमाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, ऑटोमाइजेशन एंथैल्पी या तो ऑटो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है। नेक्स्ट क्या था, आयोनाइजेशन हुआ, गेन हुआ, ऑटोमाइजेशन। ठीक है, ऑटोमाइजेशन एंथैल्पी। ऑटोमाइजेशन मतलब कि सिंपल उसको अगर एटम में कन्वर्ट करना है तो जो एंथैल्पी का चेंज आएगा उसे हम ऑटोमाइजेशन एंथैल्पी कहेंगे। ठीक है, कोई गैसेस एलिमेंट है, जैसे कि हमने Cl2 लिया, किस फॉर्म में, गैसेस एलिमेंट है, गैसेस एलिमेंट है। Cl2 है मतलब कि क्लोरीन क्लोरीन के बीच में एक बॉन्ड है। मुझे इसे कन्वर्ट करना है क्लोरीन एटम के अंदर। किसमें कन्वर्ट करना है, क्लोरीन एटम में। क्लोरीन एटम में कन्वर्ट करना है, मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा। गर्म करूंगा तो बीच का क्या टूट जाएगा, इसका बॉन्ड टूट जाएगा। समझ में आया, बॉन्ड टूट जाएगा तो ये एलिमेंट से क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूल से क्या बन जाएगा, एटम। मॉलिक्यूल से एटम, ये भी एलिमेंट है, ये भी दोनों भी एलिमेंट है। ठीक है, एक जैसे जब एक जगह रहते हैं तो उसको एलिमेंट। ठीक है, सिर्फ ये दो है तो क्या बोल सकते हैं अपन इसको, मॉलिक्यूल बोल सकते हैं। और ये सिंगल बन गया तो क्या रहता कहलाता, एटम कहलाता। कोई भी गैसियस मॉलिक्यूल को उसके एटम में अगर अपन कन्वर्ट कर रहे हैं तो जो एनर्जी आपको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, या जो उसकी एंथैल्पी में चेंज आएगा उसे हम क्या कहेंगे, ऑटोमाइजेशन एंथैल्पी कहेंगे। डेफिनेशन क्या बनेगी, सेम, चेंज इन एंथैल्पी, the change in enthalpy when one mole molecule of gaseous element is converted into its atom। जब मॉलिक्यूल उसके क्या में कन्वर्ट हो जाता है, एटम में कन्वर्ट होता है, तो जो एंथैल्पी का चेंज आता है उसे हम ऑटोमाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। याद रखो ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए। किसके लिए, डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए नहीं निकालते, उसके लिए बॉन्ड एनर्जी निकालते, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी निकालते। ये कौन सा मॉलिक्यूल है, डायटोमिक, दो एटम से बने वाला है। ये क्लोरीन से बने वाला है ना। Cl2 की एंथैल्पी क्या कहलाएगी, ऑटोमाइजेशन। O2 को अगर कन्वर्ट कर रहे हो ऑक्सीजन में तो भी ऑटोमाइजेशन। समझ में आ रही बात। ठीक है, अगर आप F2 को कन्वर्ट कर रहे हो F के अंदर तो भी क्या कहलाएगा, ऑटोमाइजेशन कहलाएगा। अगर आप यहाँ पर ले रहे हो O3 तो 3 एटम हो गए, पॉली एटॉमिक एटम, तो इसकी बात यहाँ पर नहीं चल रही है। S6 ले रहे आप, 6 सल्फर हो गए, यहाँ पर 6 एटम हो गए, पॉली एटॉमिक, इसकी बात भी यहाँ पर नहीं चल रही। बात समझ में आ गई, ऑटोमाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, किसे कहेंगे, तो ये पूरे डेफिनेशन समझ में आ गए एंथैल्पी के। ओके, अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट जिसके ऊपर हमारे न्यूमेरिकल्स है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स, तो अगर ये डेफिनेशन आपने अच्छे से याद रखे तो न्यूमेरिकल आपको अच्छे से आएंगे। ठीक है, डेफिनेशन से न्यूमेरिकल का ताल्लुक है। अगर डायरेक्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करे, डेफिनेशन अंडरस्टैंड नहीं है तो नहीं आएगा। समझ में आ रहा। सबसे पहला है देखो, अच्छा पहले स्टैंडर्ड स्टेट बता देना चाहिए, है ना। स्टैंडर्ड स्टेट, स्टैंडर्ड स्टेट क्या है। ठीक है, स्टैंडर्ड स्टेट मतलब कि ऐसी कंडीशन जिसके ऊपर कोई भी एटम मॉलिक्यूल जो है क्या कहेंगे भाई,
एग्जिस्ट करता। अब स्टैंडर्ड स्टेट की कंडीशन जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बोले टेम्परेचर ले रहे कितना 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर कितना ले रहे हैं अगर अपन फॉर एग्जांपल 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्या ले रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसके बाद अगर अपन कॉन्सेंट्रेशन की अगर बात चल रही है, किसकी बात चल रही है कॉन्सेंट्रेशन, तो कितने मोल ले रहे हैं 1 मोलार ले रहे हैं, ठीक है। ये 3 चीजें हैं तो कौन सी स्टेट है स्टैंडर्ड स्टेट। कौन सी स्टेट है स्टैंडर्ड स्टेट। समझ में ये बात। अभी जो हम बैठे वाले हैं फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड स्टेट, ठीक है। एसी का टेम्परेचर देखो 25 है, ओके। एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबके ऊपर कैसा लग रहा बराबर लग रहा। तो इस कंडीशन पे जो सब्सटेंस जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता, जो सब्सटेंस जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता उसी को उसका स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, है ना। अब मुझे बता ऐसी कंडीशन में अगर मैंने यहाँ पर एक बीकर लिया और बीकर में मेरा कहना है कि यहाँ पर हमने H2O लिए, मुझे बताओ इस कंडीशन में इन्हें कैसा नेचर रहेगा, इसका लिक्विड रहेगा। फिजिकल स्टेट कैसी है लिक्विड है ना। तो इसकी स्टैंडर्ड स्टेट क्या है लिक्विड। H2O की स्टैंडर्ड स्टेट क्या है लिक्विड। किस पर इस कंडीशन के ऊपर, है ना। कंडीशन हमने चेंज कर दी, हमने इसी बीकर को ले जाकर रेफ्रिजरेटर में रख दिए। रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर जो है -10 डिग्री सेल्सियस था। 1 घंटे के बाद ये वाटर लिक्विड स्टेट में रहेगा क्या सॉलिड स्टेट में रहेगा। तो वो उसकी स्टैंडर्ड स्टेट है क्या नहीं है। स्टैंडर्ड स्टेट क्या है इस कंडीशन पे जिस फॉर्म में उन्हें एग्जिस्ट कर रहा वो उसकी कौन सी स्टेट है स्टैंडर्ड स्टेट। समझ में ये बात, ठीक है। अगर हम बात करेंगे कार्बन की, किसकी कार्बन की, ठीक है। कार्बन जो है स्टैंडर्ड स्टेट में जो एग्जिस्ट करता है वो कार्बन ग्रेफाइट रहता है। वो क्या रहता है कार्बन ग्रेफाइट रहता। समझ में ये बात कार्बन ग्रेफाइट। लेकिन वही अगर हम डायमंड की बात करें तो डायमंड फॉर्म होता है क्या स्टैंडर्ड कंडीशन पे होता है। अगर कार्बन यहाँ ला के अपन 10 करोड़ साल के लिए भी रख देंगे तो उन्हें डायमंड में कन्वर्ट होगा क्या। डायमंड में कन्वर्ट होने के लिए उसको प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, उसका हीट देना पड़ेगा। समझ में ये बात। टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, तब ये कार्बन क्या में कन्वर्ट होगा कार्बन डायमंड में कन्वर्ट होगा। क्या बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड स्टेट जो सब्सटेंस की क्या है, तो स्टैंडर्ड कंडीशन पे जिस स्टेट में उन्हें क्या करता एग्जिस्ट करता वही उसकी कौन सी स्टेट है स्टैंडर्ड स्टेट है। क्या बात समझ में आ रही। तो इस कंडीशन के ऊपर कार्बन कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करता ग्रेफाइट की, तो इसकी स्टैंडर्ड स्टेट क्या है कार्बन ग्रेफाइट। समझ में ये बात, कुछ मुश्किल समझा। इसी के ऊपर स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कुछ एलिमेंट की 0 अज्यूम कर लेते, मान लेते क्या 0। जैसे कि अगर हम बात करेंगे स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसकी कार्बन ग्रेफाइट की, क्या लेंगे 0 कहेंगे क्योंकि इन्हें स्टैंडर्ड स्टेट में जो है मौजूद है तो क्या लेंगे 0। लेकिन वही अगर यहाँ पर डायमंड है तो 0 लेंगे क्या नहीं। डायमंड है तो 0 लेंगे क्या नहीं। कुछ एलिमेंट की स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या मान ली गई है 0 मान ली गई है। कौन सी कंडीशन पे स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर। अच्छा जितने भी मेटल है ऑल मेटल्स नॉन रेडियो एक्टिव मेटल जितने भी मेटल है जैसे कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हम बात करें सोडियम की क्या लेंगे 0, कॉपर की 0, एल्यूमिनियम की 0, आयरन की 0। जितने भी एलिमेंट जितने भी मेटल है सब मेटल की स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है 0। समझ में। जितने भी नॉन मेटल अब अगर किसी ने ऐसा बोला स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन सर 0 ले लो, गलत हो जाती बात क्योंकि ऑक्सीजन इस नेचर में इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। ऑक्सीजन इस नेचर में कौन से फॉर्म एग्जिस्ट करता है O2 के फॉर्म में। कौन से फॉर्म एग्जिस्ट करता है O2। तो ये 0 नहीं है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन O2 मॉलिक्यूल की क्या है 0। O2 मॉलिक्यूल की क्या है 0। बात समझ में आ रही। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हाइड्रोजन की 0 ले लिए, गलत बात हो गई। हाइड्रोजन इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता क्या दुनिया में, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता H2 के शक्ल में रहता। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसकी H2 की क्या लेते हैं 0। किसकी 0 लेते हैं H2 की। समझ में आया नहीं आया, आया कि नहीं आया नो कुछ भी। पहले फॉर्मेशन समझ फिर समझ। स्टैंडर्ड स्टेट समझा नहीं। स्टैंडर्ड स्टेट मतलब टेम्परेचर कितना ले लेना 25, प्रेशर कितना लेना 180, प्रेशर 180। और अगर कॉन्सेंट्रेशन की बात चल रही है तो कितना ले लेना 1 मोलार। सोल्यूशन की बात चल रही है तो कितना ले लेना 1 मोलार। ये 3
कंडीशन के ऊपर जो सब्सटेंस स्टेबल फील करता उसी को स्टैंडर्ड स्टेट कहते हैं। ठीक है, ये तीनों कंडीशन पे ऊपर मुझे बताओ, H2O लिक्विड में एग्जिस्ट करता, H2O गैस में एग्जिस्ट करता, H2O सॉलिड में एग्जिस्ट करता, बताओ। लिक्विड में एग्जिस्ट करता। ये रूम प्रेशर पे, ये जो टेम्परेचर पे बीकर में जो H2O है कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो उसकी स्टैंडर्ड इंथैल्पी क्या है, सॉरी स्टेट क्या है, लिक्विड। स्टैंडर्ड स्टेट क्या है उसकी, कौन सी हालत है उसकी, लिक्विड हालत है। ठीक है, इस कंडीशन में हाइड्रोजन कैसा एग्जिस्ट करता है, H के फॉर्म में एग्जिस्ट करता, नहीं करता, H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता। तो उसकी स्टैंडर्ड स्टेट क्या है, H2 गैस। क्या है, H2 गैस है। अच्छा, लोहा कैसा एग्जिस्ट करता, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता, यानी कि आयरन क्या है, सॉलिड क्या है, स्टैंडर्ड स्टेट है उसकी। सॉलिड क्या है उसकी, स्टैंडर्ड स्टेट। समझ में आया स्टैंडर्ड स्टेट क्या है, समझ में आ रहा। तो अब कुछ चीजों की स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, पहले फॉर्मेशन समझा, तो फॉर्मेशन क्या याद रखो। ठीक है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, यही नहीं समझा तो आगे क्या समझेगा, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। फॉर्मेशन मतलब के क्या, फॉर्मेशन मतलब के क्या, बनना। फॉर्मेशन मतलब बनना। तो डेफिनेशन पहले लिख लेता हूं फिर समझ। ठीक है, व्हेन 1 मोल सब्सटेंस इज फॉर्म, जब 1 मोल सब्सटेंस क्या होता है, बनता है, फ्रॉम देयर एलिमेंट, फ्रॉम देयर एलिमेंट इन स्टैंडर्ड स्टेट, इन स्टैंडर्ड स्टेट is called as enthalpy of formation। ठीक है, डेफिनेशन समझी। ठीक है, लिखे वाला समझा। अच्छा देखो, when 1 mole substance is formed, कितने मोल सब्सटेंस बनना, 1 मोल सब्सटेंस बनना। ठीक है, फ्रॉम देयर एलिमेंट, किससे बनना, उसके एलिमेंट से बनना, किससे भी नहीं बना सकते, किससे बनाना पड़ेगा, एलिमेंट से बनाएंगे, किसी और चीज से बनाने गलत हो गया, एलिमेंट से बनाना है। किसमें बनाना पड़ेगा, स्टैंडर्ड स्टेट में। इसे क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। जैसे कि अगर मुझे CH4 बनाना है, मीथेन बनाना है, तो मुझे बताओ मीथेन में क्या क्या दिख रहा, कार्बन और हाइड्रोजन दिख रहे, यानी कि मुझे, अच्छा कितने मोल बनाना है, मुझे 1 मोल बनाना है। पर ये याद रखो, क्योंकि उन्होंने क्या बोला, 1 मोल बनाना, 2 मोल बनाए तो गलत हो गया। ठीक है, 1 मोल मुझे बनाना है। किससे बनाऊंगा मैं, कार्बन से बनाऊंगा और किससे बनाऊंगा, हाइड्रोजन से बनाऊंगा। कार्बन स्टैंडर्ड स्टेट मैंने भी बताया, जो कार्बन स्टैंडर्ड स्टेट में स्टेबल फील करता है वो कौन सा कार्बन है, ग्रेफाइट है कि डायमंड, ग्रेफाइट। नॉर्मल एटमॉस्फेयर में जो कौन सा रहता, ग्रेफाइट। तो यहाँ पर हमें किससे बनाना पड़ेगा, ग्रेफाइट से बनाना पड़ेगा। ठीक है, कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितना लगा देंगे तो गलत हो जाता, क्योंकि हाइड्रोजन जो है दुनिया में H के फॉर्म में एग्जिस्ट करता, क्या उन्हें H2 के फॉर्म में क्या करता, एग्जिस्ट, यानी कि यहाँ क्या लेना पड़ेगा, H2 लेना। समझ में ये बात। ठीक है, एक कार्बन, वहाँ 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ कितने हाइड्रोजन, 2। तो ये जो है स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ये क्या है, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। क्या हुआ, 1 मोल सब्सटेंस बना, किससे बना, एलिमेंट से बना, किससे बना, एलिमेंट से बना। समझ में आ रहा, एलिमेंट समझता ना। ठीक है, उसके साथ दूसरा कोई नहीं रहना, ऑक्सीजन लगा दिए, H2 एलिमेंट है सर, नहीं रे बाबा, ये 2 अलग अलग एलिमेंट हो गए, हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग, हम एक एलिमेंट की बात। ठीक है, CH4 किससे बना, उसके एलिमेंट से बना। एलिमेंट भी कौन सी स्टेट में थे, स्टैंडर्ड स्टेट में थे। अगर यहाँ किसी ने लिक्विड लिख दिया तो गलत हो गई, क्योंकि स्टैंडर्ड स्टेट में जो हाइड्रोजन है कौन से फॉर्म में रहता, गैस, और कार्बन कौन से फॉर्म में रहता, सॉलिड। समझ में ये बात। ठीक है, इसे ही कहते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। डेफिनेशन क्या है, व्हेन 1 मोल सब्सटेंस इज फॉर्म फ्रॉम देयर एलिमेंट इन स्टैंडर्ड स्टेट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, चलो दूसरा अगर एक एग्जांपल लेंगे हम वाटर की, H2O। ठीक है, H2O किससे बना होगा, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। लेकिन हमें पता है हाइड्रोजन कैसी शक्ल में एग्जिस्ट करता, H2, ऑक्सीजन कैसी शक्ल में एग्जिस्ट करता, O2। समझ में ये बात। ठीक है, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ क्या लगा दी हमने, 2 H2O लगा दी, बैलेंस हो गई रिएक्शन। यहाँ पर स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया उसने, यानी कि इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन उसने दिया फॉर एग्जांपल 200 जूल। कितनी, 200 जूल। तो मुझे बता कि स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, ये है या नहीं है, नहीं है,
यहाँ 2 मोल बना, हमें कितने मोल बनाने? 1 मोल बना। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितनी हुई? 100। 2 मोल के लिए 200 थी, तो 1 मोल बनाने के लिए कितने जूल लगेगी? 100 जूल लगेगी। समझ में ये बात? ठीक है, तो यहाँ पर देख के अपन डिसीजन ले सकते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है कि नहीं। ये जो दिए वाला है किसकी एंथैल्पी है? रिएक्शन की एंथैल्पी। किसकी एंथैल्पी है? रिएक्शन की एंथैल्पी। कितनी दिया? 200 जूल दिया। क्या बात समझ में आ रही? ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर लिखता था बैलेंस ऐसा करने के बजाय, अगर बैलेंस ऐसा करते थे कि यहाँ पर हमने लगाया हाफ O2। हाफ O2 का मतलब क्या है? 2 से 2 कैंसल, 1 ऑक्सीजन बचा, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, हो गई रिएक्शन बैलेंस बराबर। अच्छा, यहाँ पर इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन थी फॉर एग्जांपल 100 जूल। ठीक है, मेरे को एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं है तो बोलेंगे सर इसकी वैल्यू ये नहीं है। ठीक है, तो यहाँ 100 जूल थी। कितनी थी? 100 जूल थी। मुझे एक बात बताओ, ये स्टैंडर्ड, ये रिएक्शन की एंथैल्पी दिया उसने, क्या ये रिएक्शन की एंथैल्पी को मैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कह सकता हूँ? कह सकते, क्योंकि 1 मोल बना, उसके एलिमेंट से बना, तो ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी है, साथ ही साथ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन एक हो सकता अगर डेफिनेशन मैच होगी तो। समझ में ये बात आ रही है? ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। कुछ मुश्किल आपको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के अंदर समझ में आया?